हेलो एवरीवन। मैं सी राहुल बजाज। आज हम जो इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। वैसे तो आपने ये वर्ड्स काफ़ी बार सुने होंगे, लिक्विडिटी डैमेजेस, कंपनसेशंस, पेनल्टीज, लेट फीस ऑन द ड्यू टू द रीजंस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्सेट्रा या फिर एनी अदर प्रोविजंस। क्या आज हम जो डिस्कस करेंगे, क्या लिक्विडिटी डैमेजेस, कंपनसेशन, इंटरेस्ट के ऊपर जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी हमारे सामने आती है? क्या हमें उसके ऊपर जीएसटी गवर्नमेंट को पे करना होता है? अगर हाँ, तो किन किन केसेस में हमें पे करना होता है और किन केसेस में पे नहीं करना होता? आज तक कभी भी जीएसटी या ओल्ड लॉ के अंदर इसकी क्लैरिफिकेशन नहीं थी। काफ़ी सारे केस लॉज भी आए, अभी न्यू जीएसटी में एडवांस रूलिंग्स भी काफ़ी सारी आई, बट कहीं भी प्रॉपर तरीके से कोई इसको क्लैरिफाई लॉ में नहीं करा गया था। अब गवर्नमेंट ने ऑन द 3 अगस्त 2022 को जीएसटी काउंसिल ने एक सर्कुलर नंबर 178 को रिलीज करा, जिसमें उन्होंने इन सारे केसेस को, जो लिक्विडिटी डैमेजेस, कंपनसेशन, पेनल्टीज जो कि अराइज हो रहे हैं ड्यू टू द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को लेके, उसको लेके उनमें जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी को समझाने की बड़े ही एक अच्छे तरीके से कोशिश करी है। काफ़ी एग्जांपल्स इन्होंने इस सर्कुलर में अपने दिए हैं, जो हम आगे आने वाली अपनी वीडियो में इस सर्कुलर को और उस एग्जांपल्स को समझने की आपके साथ कोशिश करेंगे। सो प्लीज़ इस सर्कुलर को आप ध्यान से सुनना और प्लीज़ ध्यान से पढ़ना। अब सबसे पहले क्या है, शेड्यूल 2 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट है, उसमें एक एंट्री पैरा नंबर 5 ई है। उसमें ये जो जीएसटी एक्ट है वो बोलता है एग्रिंग टू द ऑब्लिगेशंस। ये लाइन एग्रिंग से स्टार्ट हो रही है, एग्रिंग टू द ऑब्लिगेशंस। इसमें 3 पॉइंट्स ये कवर अप करते हैं। टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट, जो कि एक्ट को कुछ करने से रोकना, और टू टॉलरेट एन एक्ट और सिचुएशन, किसी भी एक्ट या सिचुएशन को कुछ बर्दाश्त करना, या टू डू एन एक्ट, कुछ करने को, इसको कवर करते हैं कि इनके ऊपर जो भी होगा वो एज ए सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा इन रिस्पेक्ट ऑफ पैरा 5 ई ऑफ शेड्यूल 2 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट, इफ द सेम कंस्टिट्यूट ए सप्लाई विद इन द मीनिंग ऑफ दिस एक्ट एंड द सेड एक्सप्रेशंस हैज फॉलोइंग 3 लिम्स। मतलब अगर ये सप्लाई है तो इसे सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा और एज ए जीएसटी इसके ऊपर हमें पे करना होता है। सबसे पहले हम इन तीनों लिम्स को अपने एक एक करके समझते हैं इस सर्कुलर से। फर्स्ट वन इज द टू रिफ्रेन फ्रॉम एक्ट। रिफ्रेन का जो जनरली हिंदी मीनिंग होता है वो होता है रोकना। डेट इज किसी भी काम को रोकने के लिए उसमें दी जाने वाली धनराशि या फिर कुछ भी कंपनसेशन, उसको कंपनसेशन के ऊपर हमें जीएसटी पे करना है या नहीं करना, वो हम आगे फर्दर देखेंगे। वो इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट जनरली नॉन कम्पीट एग्रीमेंट्स होते हैं किसी काम को रोकने के लिए। मैं इसके लिए आपको एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, एक ही डेट को दो मूवीज, एक अच्छी बजट की दो मूवीज आपस में रिलीज होने वाली थी। दोनों के कंपनियों के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर ने बैठ के बात करी, और एक कंपनी के प्रोड्यूसर ने दूसरी कंपनी के प्रोड्यूसर को कुछ कंपनसेशन दिया कि आप नियर बाय इस मूवी के डेट के अपनी मूवी रिलीज नहीं करोगे। तो डेट इज नॉन कम्पीट एग्रीमेंट। अब जो उसने उसके ऊपर पैसा दिया, क्या इज दिस सप्लाई? और अगर वो सप्लाई है, क्या गवर्नमेंट को इसके ऊपर जीएसटी जाना चाहिए? उन दोनों के पास आपस में, उन दोनों ने आपस में एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट करा है, और कुछ कंपनसेशन एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को दिया है। अभी तो सिर्फ हम एक पॉइंट इसका लिंक समझ रहे हैं कि टू रिफ्रेन फ्रॉम एक्ट होता क्या है। अब जो दूसरी एग्जांपल जनरली इन्होंने दी है वो ये है कि एक बिल्डर है, वो एक बिल्डिंग बना रहा है, उसके पास 15 फ्लोर बनाने के लिए गवर्नमेंट अथॉरिटी से अप्रूवल है, बट उसके साथ लगने वाली जो बिल्डिंग है, उन्होंने इस बिल्डर को कुछ ऑफर करा कि तू 10 फ्लोर से ज्यादा इस बिल्डिंग को नहीं बनाएगा, उसके बदले में हम आपको 50 करोड़, 100 करोड़, 150 करोड़ रुपए पे करते हैं। ऐसा क्यों दिया उन्होंने? क्योंकि अगर आपके 15 फ्लोर बनेंगे तो हमारी बिल्डिंग की वैल्यू उससे कम हो जाएगी, क्योंकि आपके जो सनलाइट आ रही है वो उसके बाद, आपकी बिल्डिंग बनने के बाद हमारी बिल्डिंग को सनलाइट नहीं मिलेगी। उसकी वजह से उन्होंने उनका बिल्डर को 50 लाख या 60 लाख रुपए दिए बिल्डिंग ना बनाने के लिए। डेट इज कवर इनटू द टू रिफ्रेन फ्रॉम द एन एक्ट। अब सेकंड जो इसका लिंक था वो ये था कि टोलरेट एन एक्ट, किसी चीज को बर्दाश्त करने के लिए कंसिडरेशन या कंपनसेशन लेना। इज दिस सप्लाई और नॉट? सो
इस तरह में एग्जाम्पल कैसे हो सकते हैं? जनरली आपने देखा होगा कि कई शॉपकीपर्स अपनी शॉप्स के बाहर कुछ हॉकर्स को, रेहड़ी वालों को या फिर पार्किंग वालों को अलाउ करते हैं अपनी रेहड़ी लगाना या पार्किंग के लिए गाड़ी लगाना। अब वो उस चीज को बर्दाश्त कर रहे हैं, उसके लिए अपनी शॉप का लॉस भी ले रहे हैं, देन वो क्या डिमांड करेंगे अपने हॉकर्स और अपने पार्किंग एजेंट से? कुछ कंपनसेशन। अब किसी चीज को बर्दाश्त करने के लिए अगर आप कंपनसेशन ले रहे हो, दैट कवर इज द टॉलरेट टू एन एक्ट। या फिर उन्होंने सेकंड एग्जांपल दी है कि एक आरडब्ल्यू एक सोसाइटी में एक स्कूल है जो कि सुबह सुबह लाउड स्पीकर बजाता है, और लोगों को बर्दाश्त करने के लिए उस स्कूल को परमिशन उन्होंने दिया लाउड स्पीकर चलाने के लिए, और उसके बदले में कुछ कंपनसेशन लिया। दैट इज द सेकंड लिंब। एंड थर्ड लिंब इज द टू डू एन एक्ट। कुछ भी कार्य को करने के लिए, कुछ भी काम को करने के लिए अगर आप दो पार्टी आपस में कुछ कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं, दैट कवर्स इन दिस पॉइंट। अब नेक्स्ट क्या हम इसमें पढ़ने वाले हैं? अब इन्होंने कहा सम ऑफ द इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स ऑफ सच केसेस आर सर्विस टैक्स, जीएसटी डिमांड्स ऑन। जनरली क्या है, इसके बारे में कहीं भी कोई प्रॉपर तौर पे लॉ में कहीं क्लैरिफिकेशन नहीं थी। तो कभी हर केस में कोई जीएसटी ऑफिसर कभी किसी केस में डिमांड इशू कर रहा है, कभी किसी केस में डिमांड इशू कर रहा है, कोई क्लैरिफिकेशन ना होने के कारण। तो उन्होंने ये केसेस हमें बताए हैं जिन जिन केसेस में जनरली डिपार्टमेंट वाले डिमांड रेज करते थे। फर्स्ट वन केस जो हम इसमें एक इम्पोर्टेंट और कॉमन केसेस हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज द लिक्विडिटी डैमेजेस। कोई भी अगर दो पार्टियां आपस में कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट, एक पार्टी उस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर देती है, तो उसके बदले में उसको लिक्विडिटी डैमेजेस या जो उसने एडवांस दिए होते हैं वो उसके फॉरफिट हो जाते हैं। क्या उसके ऊपर जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी आती है, वो हम रीड आउट करेंगे। जब आपका चेक डिसऑनर हो जाता है, उसके ऊपर जो फाइन और लगती है, पेनल्टी लगती है, उसको हम डिस्कस करेंगे। थर्ड वन इज इम्पोर्टेंट कि अगर आपका एम्प्लॉय नोटिस पीरियड से पहले ही आपका ऑफिस को छोड़ देता है, अब उसकी जो सिक्योरिटी अमाउंट है या डिपॉजिट अमाउंट है, उसको उसका एम्प्लॉयर फॉरफिट या उसकी कंपनी उस अमाउंट को फॉरफिट कर लेती है, क्या वो एज ए जीएसटी में उस एज ए सप्लाई माना जाएगा? क्या उसके ऊपर हमें जीएसटी पे करना है या नहीं करना? इस पॉइंट को हम इस सर्कुलर के रूट से समझेंगे। एंड देन लेट पेमेंट चार्जेस, जो कि बिल्स आप इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, सिक्योरिटी बिल एक्सेट्रा जो भी पे कर रहे हो, उसके ऊपर लेट दे रहे हो, लेट फीस दे रहे हो, इंटरेस्ट दे रहे हो, वो चीज। नेक्स्ट इज द, अगर आप होटल की टिकट्स करवा रहे हो, अगर आप मूवी टिकट करवा रहे हो, अगर उसको जब एक डेट, स्पेसिफिक डेट तक बताया जाता है कि फ्री है, अगर उस डेट के अगर हम बात करते हैं तो हमारा कुछ कैंसिलेशन चार्जेस कटता है। अब क्या कैंसिलेशन चार्जेस जो अमाउंट वो हमसे ले रहे हैं, क्या उसके ऊपर उनको जीएसटी पे करना है या नहीं करना? ये सारे केसेस हम आगे आने फर्दर हम डिस्कस इसको करेंगे। अब अगर हम जनरली सर्विस टैक्स लॉ में एक सर्विस को समझाने के लिए एक डेफिनेशन दी गई थी। दैट इज एक्टिविटी कैरिड आउट बाय ए पर्सन फॉर अनदर फॉर ए कंसिडरेशन। इट इन्वॉल्व्स टू पार्ट्स। दैट इज, वन इज द कंसिडरेशन होना जरूरी है। सेकंड वन इज द कि एक एक्टिविटी होगी जो एक पर्सन के द्वारा दूसरे पर्सन के लिए परफॉर्म करी जाती है। Then persons doing an activity does so for as desires of the person from whom an activity is done in exchange for a consideration. अब एज ए इन्होंने क्या अपने सर्कुलर में बताया कि जो भी एक सप्लाई ऑफ सर्विसेज के लिए एक कंसिडरेशन के साथ साथ उस दोनों पार्टीज की आपस में एक डिजायर होनी भी, जो दो पर्सन्स, जो दो पार्टीज अपने कॉन्ट्रैक्ट को कर रही हैं, उन दोनों की डिजायर्स होना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, जितना उतना ही इम्पोर्टेंट एक एलिमेंट है जितना कि एक कंसिडरेशन है। उन दोनों की विलिंगनेस होनी उस कॉन्ट्रैक्ट में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब जब भी कोई दो पार्टियां आपस में कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, क्या वो इसलिए कॉन्ट्रैक्ट करती हैं कि वो इस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करेंगी? आंसर इज नो। वो कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है परफॉर्म करने के लिए। वो कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, उस एक्टिविटी को किया जाता है पूरा कंप्लीट करने के लिए, ना कि कभी भी ब्रीच करने के लिए। सो इन्होंने समझाया कि ये नहीं सिर्फ कि फ्लो ऑफ मनी हो रहा है बाय वन पार्टी टू अनदर पार्टी, उस मनी को, फ्लो ऑफ मनी को हम एज ए सप्लाई मान ले और उसके ऊपर जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी लगा दे। अब अगर हम लिक्विडिटी डैमेजेस की बात करते हैं, तो लिक्विडिटी डैमेजेस किस केसेस में होता है? लिक्विडिटी डैमेजेस जब भी दो पार्टीज आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं, इट इज आर्ग्यूड दैट परफॉर्मेंस इन द एसेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट, लिक्विडिटी डैमेजेस कैन नॉट बी सेड टू बी कंसिडरेशन रिसीव्ड फॉर टॉलरेटिंग ऑफ द ब्रीच ऑफ द नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। इन सच केस लिक्विडिटी डैमेजेस आर मेयर फ्लो ऑफ मनी from the party
हु कॉज ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट टू द पार्टी हु सफर लॉस। जो लिक्विडिटी डैमेजेस है, सो सिर्फ लॉस को रिकवरी करने के लिए, कुछ एक कंपनसेशन होता है, और उस कॉन्ट्रैक्ट में ब्रीच करने में दोनों पार्टियों की कभी भी कोई इंटेंशन नहीं होती है, देन सच पेमेंट डू नॉट कंस्टिट्यूट कंसिडरेशंस फॉर ए सप्लाई एंड हेयर आर नॉट ए, इसको हम कभी भी जीएसटी में टैक्सेबल नहीं करते हैं। सो लिक्विडिटी डैमेजेस के लिए उन्होंने ये एक अच्छी एग्जांपल दी। देन सेम एज इट इज कैश, सॉरी, चेक डिसओनर के ऊपर जो लगने वाली फाइन और पेनल्टी है। अब ही सेड कि जो चेक है वो डिपॉजिट क्या क्लियर होने का लिए करा जाता है, या उसकी इंटेंशन क्या रहती है, हमें इंटेंशन को देखना होता है। ये डिसओनर के लिए उसका जो पार्टियों का कॉन्ट्रैक्ट होता है वो चेक को क्लियर करवाना होता है, ना कि डिसओनर के से होने वाली फाइन और पेनल्टी से में आने का। सो इसकी जो इंटेंशन है वो भी ऑपोजिट इंटेंशन है, बट इसमें कंसिडरेशन का फ्लो तो हो रहा है, फाइन और पेनल्टी आप पे कर रहे हो एज सेड सेम लिक्विडिटी डैमेजेस। therefore check dishonor जो फाइन और पेनल्टी है इज नॉट ए पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन फॉर एनी सर्विस। और इसको भी इन्होंने बोल दिया उसके ऊपर लगने वाला लेट फीस और पेनल्टी जो है उस वो जीएसटी, उसके ऊपर कभी भी जीएसटी नहीं लगेगा। सेम एज इन पेनल्टी इम्पोज्ड फॉर वायलेशन ऑफ लॉ। अब लॉज को बनाया जाता है फॉलो करने के लिए, ना वॉयलेट करने के लिए। उसकी इंटेंशन फॉलो करना होता है, बट कुछ पार्टीज अगर उसको वॉयलेट करती हैं, उसके अगेंस्ट में जो भी पेनल्टी इम्पोज करी जाती है वो सेम एज नॉट लेविएबल टू सर्विस टैक्स में एक सर्कुलर भी इन्होंने इशू करा था, सेम एज होल्ड जीएसटी ऑल्सो। जीएसटी में भी उसके ऊपर कोई टैक्सेबिलिटी का पार्ट नहीं आता। अब जो नेक्स्ट एंड इम्पोर्टेंट पार्ट है वो सैलरी को लेके है। जब भी कोई इम्प्लॉई अगर कमिटमेंट से पहले या नोटिस पीरियड से बिफोर उस जॉब को लीव कर देता है और उसका कुछ पैसा एज ए कंपनसेशन एम्प्लॉयर या कंपनी फॉरफिट करती है, तो उस केस में क्या होता है, सेम एज इट इज ही से कि जब भी एक एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं, जॉब में आते हैं, तो उनकी इंटेंशन होती है कि ये लॉन्ग पीरियड इस कंपनी में सरवाइव करेगा, जॉब करेगा, ना कि कुछ टाइम बाद ये कंपनी को छोड़ के चला जाएगा। सो विद दिस इंटेंशन वो अगर नोटिस पीरियड अपना सर्व नहीं करता और कुछ कंपनसेशन एज ए एम्प्लॉयर अगर उसका एज ए लॉस या रिकवरी ऑफ लॉस एज ए उसको रिकवर करता है उससे कंपनसेशन से, तो वो भी एज उनकी इच्छा के अगेंस्ट है, उनकी डिजायर्स के अगेंस्ट है, और ये कोई कंसिडरेशन का आर नॉट हेयर टैक्सेबल एज कंसिडरेशन फॉर सर्विसेज ऑफ एग्रीइंग एज ए टोल रेट एंड एक्ट एज ए सिचुएशन। हम इस भी एंट्री को अपनी टोल रेट एंड एक्ट और सिचुएशंस में नहीं लेके आते, और इसके ऊपर भी जीएसटी की कोई एप्लीकेबिलिटी नहीं आती। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, लेट पेमेंट, सरचार्ज और फीस। अब इसके लिए एक डिफरेंट व्यू है, तो इस पॉइंट को आप ध्यान से समझना। दे सेड कि जो लेट पेमेंट आपके इलेक्ट्रिसिटी के बिल, आपके वाटर सप्लाई के बिल या कोई और बिल्स के ऊपर अगर आप लेट पेमेंट दे रहे हो क्योंकि आप ड्यू डेट के बाद पेमेंट दे रहे हो, सो ही सेड कि उन्होंने आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड करी है, जिस फैसिलिटी के बेस पे आप ड्यू डेट के बाद भी उनको अपना पैसा दे सकते हो। वो अपनी सर्विसेज को यहाँ पे डिसरप्ट नहीं करते हैं। इस फैसिलिटी में आप कुछ लेट पेमेंट देके आप बाद में पेमेंट कर रहे हो, सो ही सेड कि वो एक फैसिलिटी आपको दी जाती है, जो कि फैसिलिटी ग्रांटेड दी जाती है, जो कि सप्लायर देता है, नेचुरली बंडल होता है विद द मेन सप्लाई। जो आपकी मेन सप्लाई है उसी सप्लाई के साथ उसको बंडल करा जाता है। Almost all service provider across the world provide this facility of accepting late payment with late fees or penalty, since it is the part or ancillary to the naturally bundled with the principal supplies such as electricity, water, telecommunication. It should be assessed the same rate of as the principal supply, और उसके ऊपर वही जो principal supply का GST रेट है वही सेम GST रेट चार्ज होगा। अब नेक्स्ट जो कैंसिलेशन चार्जेस है, इसके लिए भी सेम ही है कि अगर आप होटल बुकिंग, रेलवे बुकिंग, टिकट कुछ भी कैंसिल करवाते हो उसके अगेंस्ट में कैंसिलेशन है। सो ये भी एक प्रोवाइड एक फैसिलिटी दी जाती है आपको उस सर्विस को कैंसिल करवाने के लिए, उस प्लेस के लिए। ए सप्लाई कॉन्ट्रैक्टेड फॉर सच बुकिंग होटल एंड एंटरटेनमेंट में बी कैंसल्ड बाय कस्टमर और मे प्रोसीड एज इंटेंडेड ड्यू टू हिज फेलियर। और उस केस में जो फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करी गई है वो एज इट इज सेम अट्रैक्ट जीएसटी होगा एट द रेट एप्लीकेबल टू द जो मेन क्लास ऑफ जो आपकी सर्विस है उस क्लास का वही सेम जीएसटी रेट भी इसके ऊपर भी एप्लीकेबल
होगा। सो इस सर्कुलर से आप ये समझो कि जनरली इस सर्कुलर में हम एक इंटेंशन को ध्यान में रख रहे हैं। अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने का, ब्रीच करने का नहीं है और ना ही आपको कोई एक फैसिलिटी एज इट इज प्रोवाइड करी गई है, तो आपके ऊपर कोई जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी नहीं आती है। अगर कुछ फैसिलिटीज आपने प्रोवाइड ऑलरेडी करी है जो कि वर्ल्ड वाइड में सभी उस फैसिलिटी को प्रोवाइड कर रहे हैं, सो उस केस में उन्होंने जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी को लगा दिया। चलो आज हम इस वीडियो को अपनी एक शायरी आपको सुनाकर एक वीडियो का एंड करते हैं। सो आप प्लीज ध्यान से सुनना। ओके। नजर को बदलो, नजारे बदल जाते हैं। सोच को बदलो, सितारे बदल जाते हैं। नजर को बदलो, नजारे बदल जाते हैं। सोच को बदलो, सितारे बदल जाते हैं। नहीं जरूरत है किश्तियों को बदलने की, दिशा को बदलो, खुद बे खुद किनारे बदल जाते हैं। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।